हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। सेल साइकिल में अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था इस प्रीवियस वीडियो में कि सेल साइकिल होती क्या है, उसमें क्या क्या उसको कैसे दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसका दो मेजर फेस, इंटरफेस और एम फेस होता है, ठीक है। और इंटरफेस अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इंटरफेस का फर्स्ट फेस जो है वो जीवन फेस है। वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया कि जीवन फेस में सेल कैसे इंटर करती है, और जब इंटर करती है तो सेल कैसी नज़र आती है, और जीवन फेज में मेजरली होता क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे इस सेल साइकिल में, जिसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे एस फेज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीवन फेज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी सेल एंटर करती है जीवन फेज़ में तो उसके पास जो एक्चुअल इनिशियल सेल है, जो नॉर्मल सेल है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, तो क्या होता है उसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज़ होगा, उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट होंगे, और बहुत सारा एंजाइम्स जो है वो बनेगा, जो कि फर्दर हम लोगों को किस में हेल्प करने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाला है, जो कि एस फेज़ में होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम है कोई भी सेल किस में स्पेंड करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है वो जीवन फेज़ में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो टाइम पीरियड है किसी भी सेल का क्या होता है, जीवन फेज़ होता है। ये फ्यू आवर्स से लेकर के ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है ना, ईयर्स में भी हो सकता है। अब देखो सेल को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। जो भी ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती है ना, उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला तो लेबाइल सेल, फिर स्टेबल सेल और प्रोलिफरेटिव परमानेंट सेल। तो लेबाइल और प्रोलिफरेटिव सेल्स हमारी स्किन सेल्स होती है, जीआईटी ट्रैक के सेल होती है, यूरिनरी ट्रैक की होती है, और हेमाटोपोइटिक सेल्स होती है। ये सेल्स क्या होती है, इसका जो है शॉर्ट जीवन फेज होता है, और ये कंटिन्यूसली ये सेल साइकिल में बार बार एंटर करती है, और इसका फास्ट प्रोलिफरेशन और फास्ट डिवीजन होता रहता है। स्टेबल सेल्स जनरली क्या होती है, जैसे हमारी लिवर सेल्स है, ये ऐसे तो ये सेल साइकिल से एग्जिट ले चुकी है, ठीक है ना, सेल साइकिल में ये नहीं होती है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलता है, जैसे कि अगर किसी का लीवर जो है वो कुछ % ऑफ द लिवर को कट करके निकालना पड़ा, तो वो लिवर वापस से क्या होता है, रीजनरेट हो सकता है। तो वैसे लिवर सेल्स को, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो सेल्स होती है स्टेबल सेल्स, जो कि अंडर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वो वापस से सेल साइकिल के अंदर आ सकती है, अदरवाइज वो सेल साइकिल से विड्रॉ हो चुकी है। और कुछ सेल्स होती है, दीज आर द परमानेंट सेल, जो कि सेल साइकिल में कभी नहीं एंटर करेगी, ठीक है। उसको हम लोग माइटोटिक सेल भी कहते हैं। इसमें किसका एग्जाम्पल क्या क्या है, नर्व सेल्स। नर्व सेल अगर एक बार डिजेनरेट हो गई तो वो वापस से कभी भी मल्टीप्लाई करके रीजनरेट नहीं हो सकती है। वैसे ही स्केलेटल मसल्स है और कार्डियक मसल सेल्स है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कैटेगरी ऑफ सेल्स पढ़ लिया, जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस होल इन्फॉर्मेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितना मेजर टाइप ऑफ सेल्स होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड वापस से आते हैं सेल साइकिल पे। तो सेल साइकिल का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, जीवन फेज, जहाँ से सेल एंटर करती है, जब सेल डिसाइड करती है कि उसको मल्टीप्लाई करना है या सेल डिवीजन करना है, तो वो सेल साइकिल से एंटर करने का जो एंट्री पॉइंट है वो जीवन फेज है। जीवन फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है एस फेज, लेकिन उससे पहले एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट आप लोगों ने सुना है, चेक पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो बॉर्डर पे क्या होता है, चेक पॉइंट्स लगा होता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, एवरीथिंग। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तभी आप ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो सेम चेक यहाँ पे होता है। जब एक बार सेल रेडी है कि इसके डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो इससे पहले एक फेज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन एस चेक पॉइंट। इसमें सेल की हर चीज़ को चेक किया जाता है कि अभी जो एनवायरनमेंट है, इज़ इट फेवरेबल, न्यूट्रिएंट जितना चाहिए, जो सेल डिवीजन जो एक बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके लिए जितना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, इज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल। उसके बाद चेक होता है कि ये जो डीएनए है, डीएनए ये प्रॉपर डीएनए है कि नहीं, इसमें किसी तरह का कोई डैमेज है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ किस में चेक होती है, जीवन एस, जो ये हमारा यहाँ पर हमारा जो फेज़ है, देखिए ये कौन सा चेक पॉइंट है, जीवन एस चेक पॉइंट। मतलब सिंथेटिक फेज एंटर करने से पहले हमारा यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, सेल का स्टेटस चेक किया जाएगा, क्या क्या चीज़ चेक किया जाएगा, जी सेल जो है इज़ इट लार्ज एनफ, मतलब इसके पास जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो एनफ है कि नहीं,
जो एनवायरनमेंट है ये फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, हार्श एनवायरनमेंट तो नहीं है। उसके बाद फिर होता है कि जो डीएनए है, जिस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, अगर सेल ने डैमेज डीएनए रेप्लिकेट कर लिया तो सेल ने एनर्जी तो कंज्यूम कर, एनर्जी तो यूटिलाइज कर दिया, लेकिन वो एनर्जी क्या हुआ, वो एक्चुअली वो वेस्ट हो गया अगर वो डैमेज डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे चेक पॉइंट में यहाँ पे चेक किया जाता है कि ये वो लार्ज इनफ है कि नहीं, एनवायरनमेंट फेवरेबल है कि नहीं, और डीएनए में कोई डैमेज है कि नहीं, और अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ पास हो गई तो क्या होता है, सेल हमारी एंटर करेगी एस फेज में, सिंथेटिक फेज में। ओके, तो सिंथेटिक फेज कहाँ पर आता है, ये देखो, सेल साइकिल में हमारा जैसे ही G1 फेज फिनिश होता है तो सेल एंटर करती है सिंथेटिक। देखो एस इज फॉर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो कंटेंट ऑफ, अब ये देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती है कि ये कंटेंट ऑफ डीएनए कैसे डबल हो गया और नंबर ऑफ डीएनए कैसे सेम रह गया। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि ये जो है ये समझिए कि बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे आपका बहुत सारा चैप्टर है जहाँ जहाँ पे भी आपको यूज़ है। जैसे कि अब हम लोग जब हम लोग 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं या रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो जिसमें कि सेल का आपको सेल डिवीजन से जो चैप्टर लिंक्ड है उसका ये समझिए ये बेस है। तो ये आपको बहुत अच्छे से टाइम दे करके स्लो ये वीडियो सुनना है और समझना है कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट रिमेन्स सेम। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इज़ अ सेल ऑर्गेनल, जो कि हम लोगों ने सेल में कर लिया है। तो सेंट्रियोल में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेंट्रियोल होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो व्हाट इज़ अ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा हेल्प करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो आगे जाकर के हम लोगों को एम फेज में यूज़ होगा। तो हमारे पास जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेट होगा तभी तो वो दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जब सेल डिवीजन होगा। तो देखो दिस इज़ द सेंट्रियोल, दिस इज़ द सेंट्रियोल। जब हम लोग एम फेज पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया है वो हेल्प करता है क्रोमोसोम को दो अलग अलग पोल पे दो सेपरेट करने में, ठीक है ना। तो ये सारा सेंट्रियोल का जो प्रोसेस है और सेंट्रियोल का फंक्शन है वो हम लोग एम फेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, एस फेज है, ठीक है। तो एस फेज को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एस फेज में होता क्या है। दिस इज द एस फेज। तो एस फेज में सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। देखो मैंने ये बताया था कि जब भी सेल G1 फेज, ये वाली जो सेल है हमारी, ये सेल अभी कहाँ पर है, G1 फेज में है, और अब ये सेल चेक पॉइंट क्रॉस करके इंटर करने वाली है एस फेज में, ठीक है। तो जब ये सेल एस फेज में एंटर करेगी तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ कंटेंट ऑफ डीएनए है और इसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल है। तो साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल है वो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, उसका नंबर डबल हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा ये ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये जैसे इस तरह का क्रोमेटिन फाइबर से, मैंने ये कहा कि क्रोमोसोम के फॉर्म में जो हमारे डीएनए है वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में है। तो जब भी क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में डीएनए होता है तो उसका रिप्लिकेशन इजी होता है, क्योंकि हमारे को डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा एंजाइम्स चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो सबके अटैचमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि डीएनए क्या हो, लूज हो। तो ये जो डीएनए है इसमें एक रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है और फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड स्टार्ट होता है और एंड ऑफ दिस रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो कंटेंट ऑफ डीएनए था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कंटेंट ऑफ डीएनए पहले से प्रेजेंट था वो कंटेंट ऑफ डीएनए अब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि कंटेंट ऑफ डीएनए डबल होने का क्या मतलब है। ये मान लो मेरा सेल है जब ये G1 फेज में है, ये सेल कहाँ है, जब मेरा सेल G1 फेज में है तो ये मेरा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का स्टेटस है। दिस इज़ द डीएनए
विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और क्या होता है जब हम इसको मेजर करते हैं, कोई टेक्निक होगी जिससे हम अमाउंट ऑफ डीएनए मेजर कर सकते हैं। तो जब हम अमाउंट ऑफ डीएनए मेजर करेंगे, मान लो ये आया 4 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है ना। आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होता है, ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये डीएनए चूंकि रेप्लिकेट कर चुका है, तो अब अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा 8 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये अमाउंट कैसे डबल हो रहा है। ये रेप्लिकेशन के बाद जितना भी डीएनए है इसका कंटेंट बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए कैसे सेम रहेगा। ये देखो नंबर ऑफ डीएनए इज सेम, है ना। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द डीएनए नंबर, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, डीएनए के नंबर को काउंट करने के लिए हम लोग सेंट्रोमेयर्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हो रहा है, सेंट्रोमेयर एज इट इज़ है। तो जब ये क्रोमोसोम है जो G1 स्टेज का क्रोमोसोम है, जब ये क्रोमेटिन फाइबर है, जब ये कंडेंस करेगा तो ये ऐसा हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देगा, जिसमें क्या होता है एक सेंट्रोमेयर है और सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल है। यहाँ पे अभी डुप्लीकेशन होना बचा हुआ है, जो कि कहाँ होने वाला है, एस फेज में होने वाला है, ठीक है। एस फेज में आफ्टर डिप्लीकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये जो कंटेंट है वो डबल हो गया। तो जब ये कंटेंट ऑफ डीएनए, जब ये मेरा कंडेंस होगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डबल्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। इसमें जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो चुका है, लेकिन स्टिल दे आर अटैच विद द सिंगल सेंट्रोमेयर। यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। और हम लोगों को क्रोमोसोम का नंबर कैसे काउंट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर एक है और यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर एक है। तो ये जो डीएनए है उसका नंबर सेम रहा। अगर मेरी इनिशियल सेल इज़ 2n, इसके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो फाइनल में भी क्या होगा, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, 2n ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ इसका कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया कि अगर यहाँ पर मान लीजिए इसको इनिशियल कंटेंट को हम 2c लेते हैं, कंटेंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो एट द एंड ऑफ इस फेज ये क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा, ठीक है। 4 माइक्रोग्राम पर ml हो गया। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 2n है, क्योंकि हम किससे काउंट कर रहे हैं, सेंट्रोमेयर से काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर तो 1 ही है, तो ये भी मेरा क्या रह गया, 2n ही रह गया। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि ये क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीएनए। अगर हमारा सेंट्रोमेयर स्प्लिट होकर के 2 क्रोमोसोम देगा तो फिर ये नंबर डबल हो जाएगा। लेकिन जब हमारा G1 फेज से S फेज में सेल एंटर करती है तो कोई चेंज नहीं होता है, बस यही चेंज होता है। ये देखिए क्या चेंज होता है। अभी अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो एंड ऑफ द S फेज क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द डबल्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। लेकिन जो सेंट्रोमेयर है वो क्या है, सेंट्रोमेयर अभी भी दोनों में सिंगल ही सिंगल है, तो नंबर जो है वो सेम हो गया, ठीक है। तो आई होप ये एस फेस का जो ट्रिकी पार्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, G2 फेज में जाएंगे। ओके देन, थैंक यू।